नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। गोरखपुर से खबर है, बताते चले कि गोरखपुर में मेडिकल माफिया की लगभग 81 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शासन के द्वारा चलाए जा रहे माफियाओं के विरुद्ध अभियान के क्रम में माफिया जो आम पब्लिक से पैसा ऐंठ कर क्राइम के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी जोड़ता है और धन की उगाही करता है, उसके खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, जनपद गोरखपुर में शासन द्वारा चलाए जा रहे माफियाओं के खिलाफ जो अभियान है, जिसमें किसी भी प्रकार का माफिया जो कि आम पब्लिक से पैसा ऐंठ करके क्राइम के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी अर्जित करता है या धन की उगाही करता है, उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। इसी क्रम में जनपद गोरखपुर में विगत 8 सालों में डॉक्टर अभिषेक यादव नाम के एक व्यक्ति, जो कि अपने सहयोगियों के साथ, जिनके द्वारा एक पूरा शिक्षा और मेडिकल माफिया के रूप में यहाँ अपना तंत्र खड़ा किया गया, हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनसे मोटी रकम वसूली गई। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज, उनकी कूट रचना की गई। अगली खबर अलीगढ़ से है। बताते चले कि अलीगढ़ में एक बार फिर से विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल आलमपुर में भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों से भरी एक प्राइवेट बस काफी नीचे से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिसके चलते बस में आग लग गई। इधर बस में बैठी सवारियों को हाई टेंशन लाइन का जोरदार करंट लगा। इस हादसे में महिला और पुरुषों के समेत करीब 1.5 दर्जन मजदूर झुलस गए, जिसमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा लाया गया, जहां से गंभीर हालत होने के चलते घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। और इस खबर पर अलीगढ़ से हमारे संवाददाता शाहजी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहजी, आपसे जानना चाहेंगे, पूरा मामला विस्तार से बताएं। प्रियंका, बता दूं आपको, ये महुआ से ईट भट्टा मजदूरों को लेकर आ रही प्राइवेट बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई। बस में लगी आग, दर्जन भर लोग झुलसे। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अलीगढ़ के दादो थाने इलाके के एक गांव में बुंदेलखंड के महुआ जनपद से ईट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लेकर आ रही बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई है, जिसके बाद बस में करंट उतरने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में घायलों को मजदूरों को निकटतम छर्रा सीएससी अतरौली सीएससी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसके बाद 5 लोगों की गंभीर हालत हुई। मजदूरों को अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। शाहजी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये हादसा हुआ कैसे? ये यात्री, ये सवारी कहां जा रहे थे, ये मजदूर कहां जा रहे थे, और इस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? मैं बता दूं मैडम, ये महुआ से ईट के भट्टे के मजदूर थे, जो महुआ से आ रहे थे। हाई टेंशन लाइट की चपेट में आई बस में लगी आग, लोग बहुत झुलसे। ये पूरा क्षेत्र दादों आ रहे थे, ईट के भट्टे के मजदूर थे। ये पूरा मामला ये है। इस पर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई की है शाहजी? प्रशासन की तरफ से डीएसपी मोहसिन खान ने बताया है कि महुआ में एक मजदूरों को लेकर अलीगढ़ आ रही थी। खाजा दानों के पास आलमपुर चौराहे पर हाई टेंशन लाइट की चपेट में बस आ गई। 13 लोग झुलसे वो मजदूरों को सीएससी में आए थे, उनमें से 8 का यही इलाज चल रहा है। 5 गंभीर रूप घायलों को दीनदयाल के लिए रेफर कर दिया गया और अग्रिम कार्रवाई में क्षेत्र अधिकारी जुट गए हैं और जैसे भी जिसकी जो होगी गुणवत्ता उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बिल्कुल, धन्यवाद शाहजी इस
तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में बस आ गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। 70 लोगों को करंट लग गया है और इसमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि विद्युत विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक बस जब रास्ते से गुजर रही थी तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। इसमें करंट उतर आया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए, इसकी जद में आ गए। हालांकि कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, इलाज जारी है। गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में तैनात सिपाही प्रियंका सिंह की डेंगू से मौत हो गई है। बंबर को तबीयत खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल भर्ती करवा दिया गया था। उनकी हालत बिगड़ने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही महिला कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया है। डेंगू से जिले में यह पहली मौत है। बता दें आपको कि एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि कांस्टेबल प्रियंका को 3 दिन पहले बुखार और डेंगू के लक्षण प्रियंका में मिले थे। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। हालांकि अब शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हरियाणा के झज्जर में पिछले 15 दिनों से व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। पैदा व्यापारी अपनी दुकान खोलने से भी डर रहे। आज सभी व्यापारी एकजुट होकर डीएसपी से मिलने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्हें सख्त लहजे में आश्वासन देते हुए कहा गया कि आप घर जाइए, पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये मामला हमारे कान्हा की रसोई का था, छोटा भाई चलाता है वहाँ, और ये पार्षद के लड़के हैं, इन्होंने गैंग बनाया हुआ है पूरा, और शहर का ही माहौल खराब हो रहा है। शहर में कई वारदातें और भी अन्य भी हुई हैं, तो सबको सारा व्यापारी वर्ग भी आया। आज डीएसपी साहब से मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है, फ़ोन करके साहब को ही बोला है कि ये आतंक का जो साया बना रखा है इसको शहर में से 1-2 लड़ाई झगड़े की वारदात दुकानों पे जाके करी थी, और पर्टिकुलर बाई नेम है हमारे पास। इनमें हमने 2 लड़के अरेस्ट भी करे थे। बाकी जो मेन एक्यूज हैं अभी फरार है। तो हमने व्यापारियों को यही आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करेंगे और इनके खिलाफ सख्त मामला यही था। बस 28 तारीख को मैंने उनसे थोड़ी उधार मांग ली थी, भाई मेरी उधार दे दो। उन्होंने उधार दी फिर नहीं, सुबह 28 आए और सीधी मारपीट करने शुरू कर दो। उसकी वीडियो मैंने डीएसपी साहब को दी, एफआईआर कर दी, बाकायदा नाम दे दिए, उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अगले ही दिन उन्होंने फायरिंग के हथियार की भी वीडियो डीएसपी एसपी साहब को दे चुका हूँ मैं। फायरिंग की वीडियो कर रहे हैं वो वीडियो भी मैंने उनको दिया। आचार संहिता में ये भी नहीं पता चला हथियार कहाँ से ला रहे हो, ना उनके पास लाइसेंस हथियार है ना कुछ और सीधी अब 3 दिन पहले मेरे पे घर पे जाकर धमकी दिखाएं। उत्तराखंड के काशीपुर में बीते दिनों 3 सराफा कारोबारियों से 3 अलग अलग फोन कॉल्स के जरिए 1.5 करोड़ की रंगदारी मामले में पुलिस सक्रिय हो गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान ने काशीपुर पहुंचकर व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि धमकी भरे कॉल्स आने वालों को ट्रैक करने का कारण है। सलाखों के पीछे करने के लिए एसटीएफ के साथ साथ निकटवर्ती राज्यों की पुलिस की मदद ली जा रही है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 1 तारीख को धमकी आई थी, आज 9 तारीख हो चुकी है। डर और भय का माहौल बना ही हुआ है, हमारे साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी। तो सर से जो हमारी वार्तालाप ये हुई थी कि गनर के ऊपर विचार किया जाएगा, लाइन से गनर भेजे जाएंगे। चूँकि आज लगभग 8 से 9 दिन पूरे हो चुके हैं और गनर भी अभी तक कोई चेंज नहीं हुए हैं, तो इस विषय में भी आज हम वार्तालाप करने आए थे। तो सर का कहना है कि सर ने हमें आश्वासन दिया और कहा कि जल्दी इस विषय में भी विचार किया जाएगा। और रही खुलासे की बात, तो अभी कहीं ना कहीं सर 1 तारीख को जो है धमकी मिली थी और रंगदारी को लेकर के, तो आज 9 दिन बीत चुके हैं। और किस तरीके का आप जो है एडिशनल साहब से मिले थे, किस तरीके का आश्वासन मिला, और जो सिक्योरिटी गार्ड की बात हुई थी उसमें क्या आगे? आश्वासन सर ने दिया है, कह रहे हैं कि हमारी टीम लगी हुई है, आगे तक मामला चल रहा है और कह रहे हैं
उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खोल देंगे केस को। कब तक खोलेंगे? क्या अब भाई उसकी वो तो कहते हैं, ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई ना, कब तक तो जो है वो करें, पर हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द मतलब जो है कोशिश है। क्या सिक्योरिटी के लिए भी कह रहे हैं कि बात करते हैं आगे, एक बार अगर गवर्नर चेंज होता है तो वो चेंज करके देंगे। सीबीआई को केस दिया हुआ है, वो तो बेफालतू की बात मत कर। 1 तारीख को जो है धमकी मिली। गन्नर तो साहब हमें खाली एक 303 वाला बंदूक वाला गन्नर ही हमें मिला दिया गया है आज तक। और जैसे कि 2018 में मेरे भाई को पर इसी तरीके से एक नेपाल से धमकी आई थी और उसके बाद उन्हें शूट कर दिया गया 6-7 महीने बाद, जिससे कि अब मेरे पास और मेरे भांजे के पास इस तरीके की धमकी आई है। पुलिस को इसका संज्ञान देने के बावजूद भी आज 9 दिन हो गए हैं जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, ना ही हमें कोई प्रॉपर गन्नर दिया गया है। इस वजह से मेरे और मेरे परिवार के अंदर पूरा भय है और हम इस वजह से आके आज एडिशनल एसपी से मिले हैं, लेकिन अभी भी जो है हमें वही गन्नर वापसी देके आश्वासन देके वापसी भेजा जा रहा है। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी तो सब इस केस के बारे में हमने पूछा कि कहाँ तक की स्थिति पहुँची है, तो वो एडिशनल साहब कहते हैं कि साहब इसके बारे में मैं आगे ज़्यादा नहीं बता सकता। गन्नर तो साहब हमें खाली एक गुजरात चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे में पीएम मोदी और अमित शाह के लगातार दौरे ने राज्य को चुनावी रंग में रंग दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट है, आप भी देखिए। गुजरात विधानसभा का बिगुल बज चुका है। राज्य की कुल 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 1 दिसंबर को पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर चुनाव होंगे, तो वहीं 5 दिसंबर को दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में सौराष्ट्र कच्छ और दूसरे चरण में दक्षिण गुजरात में वोटिंग होगी और नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। चुनावी घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। अब गुजरात में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का कड़ा मुकाबला होता रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी मैदान में कूदने से संघर्ष त्रिकोणीय नजर होता आ रहा है। बीते दिनों हुए नगर निगम में चुनावी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने राज्य में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही बीजेपी और आप में जुबानी जंग भी तेज हो गई। सूरत में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य को विकसित बनाने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी की बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि किसानों के लिए सरकार ने पहले तो किसान सम्मान निधि योजना लाई, जिससे किसानों को राहत दी जा सके, और कपास के दामों में सरकार ने अन्य सरकारों की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी की है। अब गृह मंत्री ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात की जनता सपने बेचने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही गृह मंत्री ने दावा भी किया है कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जीना नेतृत्वમાં ગુજરાતના 20 વર્ષના ગુજરાતની જનતાના વિશ્વાસ અને 20 વર્ષ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારોએ કરેલા વિકાસ એને એક ગતિ આપવાનો પણ દિવસ છે। શિક્ષા હો, સ્વાસ્થ્ય હો, પાણી, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, समाज कल्याण, दरेक क्षेत्रनी अंदर गुजरातनी अंदर एक आदर्श व्यवस्था बनावવાનું કામ આ 20 વર્ષની અંદર થયું છે। અને મોદીજીએ જે પરંપરાની સ્થાપના કરી હતી એને ભૂપેન્દ્રભાઈએ ડબલ એન્જિનની સરકારની કલ્પનાને ચરિતાર્થ કરી અને ઘણી વેગવંતી બનાવી છે અને એના પરિણામો आज जमीन पर जोआ मिल रहा है। तो वही कांग्रेस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस के 17 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला था। पहली बार बीजेपी की सीटें 100 से नीचे आई थी। राज्य के 3 युवा चेहरे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी की तिगड़ी ने कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन 2022 चुनाव में स्थितियां बदल चुकी हैं।
अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और कांग्रेस को हराने के दम भर रहे हैं। राज्य में पहले ही कांग्रेस कई गुटों में बची है, तो वहीं कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा नेता नहीं है जिसकी लोकप्रियता पूरे राज्य में हो। चुनावी ऐलान के बाद राहुल गांधी के प्रचार करने को लेकर भी संशय बरकरार है। बता दें आपको कि राहुल गांधी इस दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है और भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में नहीं जाएगी। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। राज्य में भारी सत्ता विरोधी लहर है, सरकार ने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है। साथ ही केजरीवाल पर भी हमला बोला गया और कहा कि आम आदमी पार्टी का राज्य में कोई आधार नहीं, लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को राज्य में सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। अब बता दें कि इसुदान गढ़वी पत्रकार रहे हैं, जिसकी उनकी छवि पूरे राज्य में, जिसको आम आदमी पार्टी भूलना चाहती है। इसुद्दीन गढ़वी को सीएम चेहरा बनाने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस और बीजेपी पाटीदारों पर दाव लगा रही है। आपने ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा किया है। अब गढ़वी ओबीसी समाज से आते हैं, जिनकी राज्य में आबादी तकरीबन 36% है। साथ ही आपने राज्य में सरकार बनने के बाद बिजली फ्री और किसान कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। केजरीवाल ने पार्टी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से करते हुए कहा कि हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस और 40 साल पुरानी पार्टी बीजेपी को हराने की ताकत रखती है। हम राज्य में दोनों पार्टियों को हराकर राज्य में सरकार बनाएंगे। साल डेढ़ साल पहले गुजरात के अंदर 27 बीज भगवान ने बोए थे आम आदमी पार्टी के। वो पेड़ बनने वाला है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इतनी तेजी से दुनिया के इतिहास में किसी पार्टी का विकास नहीं हुआ। कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 10 साल पुराना एक बच्चा है सामने, इतने बड़े बड़े, कोई 125 साल पुरानी पार्टी है, कोई पता नहीं कितने कितने साल, और 10 साल का छोटा सा बच्चा है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से, सम्मान से कान्हा कहते थे। कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, ये भी कान्हा की तरह है, अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। इसी बीच गुजरात चुनाव में अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी की तुलना छोटा रिचार्ड से की। उन्होंने कहा है कि जब कोविड शुरू हुआ था तब केजरीवाल ने तबलीगी जमात पर इसे फैलाने का इल्जाम लगा दिया ताकि सबको बदनाम कर सके। मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने इसे झूठा करार दिया। साथ ही ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तो इंसान हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर कहां थे? वो लोगों के गुस्से को कम करने की जगह राजघाट पर मौन व्रत कर रहे थे। यहाँ पर एक और पार्टी आई है, उसका नाम कोई किसी ने अच्छा रखा, भी मैंने सुना। क्या नाम रखा कि छोटा रिचार्ज उसका नाम रखा गया। यही किसी ने कहा था। किसने कहा? छोटा रिचार्ज। हाँ, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान
नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे। तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। राज्य पूरे चुनावी माहौल में सरोबोर हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नेता एक दूसरे पर तीखे वार करने से नहीं चूक रहे। तो वहीं बात करें बीजेपी के सामने अपने 27 साल से चली आ रही सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में मिली जीत से राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है। साथ ही राज्य में सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस को भी इस चुनाव से बड़ी आस है। अब देखना ये होगा कि गुजरात की जनता सत्ता की चाबी किसको देती है और कौन गुजरात का नया सरदार होता है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।